हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज लेकर आया हूं मैं अमीन की एक और नई वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट ऑफ अमीन्स की। तो कौन से अमीन को टेस्ट करेंगे आज? 1 डिग्री अमीन को टेस्ट करेंगे। मतलब ये जो टेस्ट है ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं। जिन्हें नहीं है उन्हें, जिन्हें 1 डिग्री अमीन नहीं पता है, मैं बता दूं N के साथ इसमें 2 H ग्रुप रहेंगे और एक अल्काइल ग्रुप रहेगा। तो इस जो टेस्ट है इसका नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, क्योंकि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। और ये काफी फिल्थी ओडर का होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फिल्थी? गंदी स्मेल आती है इससे, बहुत ही ज्यादा गंदी। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, गंदी स्मेल आ जाती है, तो ये चीज तो मान लो साथियों कंफर्म है कि 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट है। एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ये टेस्ट देते हैं। विथ क्लोरोफॉर्म गिव फॉल offensive smelling product called alkyl or aryl isocyanide or carbyl amine. This reaction is a test for primary amines. प्राइमरी अमीन का ये टेस्ट है, चाहे अल्काइल हो चाहे ये अराइल हो। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन ये टेस्ट नहीं देते। अब आपके दिमाग में जरूर ये ख्याल होता होगा कि अरे भैया ये टेस्ट बाद सेकेंडरी और टर्शरी काहे नहीं देते, इसका हमको रीजन चाहिए। तो देखिए इसके ऊपर बाकायदा हमने अच्छी खासी डिटेल में एक वीडियो बना के रखी है। अब आप ये सोचेंगे सर हर एक चीज़ का डिटेल क्यों? देखिए जब एंट्रेंस की बात आती है तो हर एक चीज़ का हाउ एंड वाई हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने अपने जेई सेक्शन में एक वीडियो बना ली है, उसे देख लीजिए। उसकी जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो ये देखिए ये 1 डिग्री अमीन है, ये क्लोरोफॉर्म है और इसे बेस से रिएक्ट किया जाता है तो ये बना देता है अल्काइल आइसोसाइनाइड, और उसी के साथ KCl और वाटर भी जनरेट होते हैं। इसी कंपाउंड का बैड स्मेल आता है, इसी कंपाउंड का गंदा स्मेल आता है, और जिससे हमें पता चल जाता है कि 1 डिग्री अमीन है या नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट बताना चाहूँगा, जो लोग स्टेट बोर्ड के लिए ही सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इसमें एक क्लोरोफॉर्म लेने का पर्पज़ मेन यही है कि इसमें हम एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बीन। और मैं आपको अगर बताऊं तो इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है उसे हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, चलिए देखते हैं। राइट द कार्बाइल अमीन रिएक्शन बाय यूजिंग एनिलीन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। तो देखिए एनिलीन ये है, बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप अटैच है, और सिंपली जो फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका ये क्या होगा? NH2 की जगह पे NC आ जाएगा, आइसोसाइनाइड, बस और कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। अब नेक्स्ट आता है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। देखिए ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन का टेस्ट हमें दे देगा। मतलब आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन रिएक्ट्स डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड। रिएक्शन ऑफ ओनली प्राइमरी अमीन विल बी कंसीडर्ड हियर। हम यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्राइमरी अमीन के बारे में। बट मुझे पता है अगर आपको जागरूकता है सेकेंडरी और टर्शरी को लेके तो वही डायलॉग फिर मैं रिपीट करूंगा। अरे भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा टेस्ट ऑफ नाइट्रस एसिड या फिर रिएक्शन ऑफ अमीन विद नाइट्रस एसिड की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप जाके देख सकते हो। आया समझ में? चलो अभी आगे देखते हैं ये नाइट्रस एसिड होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। कैन इट बी स्टोर्ड इन बॉटल? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ये OH और ये NO2, देख रहे हो तुम लोग कैसा ये अनस्टेबल है। आ समझ में? अरे सर ये कितना बॉन्ड बन जा रहा है। ओके, एक जो ये लोन पेयर है ना ये एक्स्ट्रा आ गई है, इसको मिटाना पड़ेगा। देखो अभी हो गया। आया समझ में? नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1 2 3, ये 4 और ये 5 नाइट्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये अनस्टेबल होता है, समझा? इसके लिए इसको हम इन सीटू बनाते हैं। इन सीटू मतलब क्या साथियों? जब जरूरत हो तभी बनाते हैं। तो इन सीटू का मतलब होता है व्हेन सिचुएशन डिमांड्स। ओके, और ये बनता कैसे है? आपको लेना होगा NaNO2 और रिएक्ट कराना होगा उसको HCl के साथ। ठीक है, NaNO2 प्लस
HCl, और HCl कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। और ये रिएक्शन जनरली किया जाता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट, और वो होता है जनरली थोड़ा अनस्टेबल, इसीलिए हम टेम्परेचर को लो रखते हैं। अब कहीं कहीं आप इसे अलग नाम से भी पढ़ोगे, इसे हम डाई अजोटाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई अजोटाइजिंग एजेंट। आया समझ में, जी हाँ। तो ये NaNO2 और HCl के रिएक्शन से जनरेट होता है HNO2। ओके, तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है, अगर उसे आप देखेंगे तो इसके पीछे, रिएक्शन के पीछे क्या प्रिंसिपल होता है और एक्चुअल में अपना साइंस पढ़ने का मतलब जो होता है वो पूरा होता है। एंड व्हाट इज दैट, दैट इज हाउ एंड व्हाई साथियों, कि ऐसा काहे होता है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। नाइट्रस एसिड इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, हेंस इट इज प्रिपेयर्ड इन C2 by adding aqueous sodium nitrite NaNO2 to hydrochloric acid, thereby mix with substrate that is amine। मतलब आप पहले क्या करो, सोडियम नाइट्राइट को और HCl को मिक्स करके उसे अमीन के साथ रिएक्ट करा दो। अगर एलिफैटिक प्राइमरी अमीन है तो वो रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ, ओके, जो बना है, और वो दे देगा एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट एज अ वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट। मतलब जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा। इसका मैं स्ट्रक्चर थोड़ा ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। RN ट्रिपल बॉन्ड N, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आता है Cl नेगेटिव, क्योंकि आप जिस ये नाइट्रोजन पे देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, इसी की तरफ अट्रैक्ट होता है क्लोराइड आयन। तो ये है अपना डाइजोनियम। अब इसका नाम डाइजोनियम क्यों है, डाई मतलब दो, ओके, अजो मतलब नाइट्रोजन एटम, ओके, IUM किसके लिए, क्योंकि इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट क्यों, कटायर और अनायन दोनों हैं इसमें। आगे देखिए, तो फिर होता क्या है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये N2 है ना, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप मतलब वो फट से नाइट्रोजन बन के निकल जाना चाहता है, और ये रिएक्शन थर्मोडाइनामिक्स के ही एक इक्वेशन से होती है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और इसमें अगर आप देखें तो डेल्टा S इस रिएक्शन में पॉजिटिव आती है, मतलब एंट्रोपी पॉजिटिव, मतलब ये नाइट्रोजन टूट के एक स्पीशीज से दो आपको मिल जाएंगी, तो एंट्रोपी बढ़ेगा, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस। और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। क्या, एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। आया समझ में, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाता है, इमीडिएटली टूट जाता है और सॉल्वेंट वाटर से रिएक्ट कर लेता है, अल्कोहल बना देता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये टूट गया और इसने वाटर के साथ रिएक्ट कर लिया, क्योंकि कैसा, ऐसे कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे क्या है, सिर्फ पानी है, तो ये इससे कंबाइन हो जाएगा। ओके, तो ROH बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर देगा। ओके, लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये था R पॉजिटिव, और यहाँ पे ये OH और ये H वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर। इस दो लोन पेयर में से उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये रेड वाला जो आप देख रहे हो, ये दे दिया इस R को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, ये हो गया ROH, और ऑक्सीजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया था, जिसे अब मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी भी दो इलेक्ट्रॉन उसके बचे हुए हैं। अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज तो पसंद नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इसमें से H के इलेक्ट्रॉन को खुद रख लेगा, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, -H+, प्रोटियम। आया समझ में, और फिर ये दे देगा ROH, और ये क्या है दोस्तों, यही तो है सर जीवन। जीवन नहीं, अल्कोहल है, समझे। चलिए देखते हैं आगे। तो ये था पूरा रिएक्शन, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मिस नहीं करना है, वो कि नाइट्रोजन गैस निकली है। अब देखिए, अब अगर आपने एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ले लिया और उसे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो भी डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपेयर में, एलिफैटिक डाइजोनियम क्लोराइड के कंपेयर में एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो रेजोनेंस में जाता है। कैसे रेजोनेंस में जाता है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइड and useful as
वर्साटाइल इंटरमीडिएट टू फॉर्म वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये देखिए स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। देखिए ये नाइट्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और उससे ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये देखिए। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। फिर होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज आया था ये वापस आएगा, ठीक है, ये वापस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना था, हालांकि इन्होंने ये जो डबल बॉन्ड बीच में है ये भूल गए हैं, इन्हें ये दिखाना चाहिए। तो ये जो डबल बॉन्ड था वो आ जाएगा यहाँ पे और फाइनली आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो सब कुछ बीच में बनाया गया है इसे हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आया समझ में? अब आगे देखिए, रिएक्शन ऑफ अरीन डाइजोनियम सॉल्ट। रिएक्शन ऑफ अरीन डाइजोनियम सॉल्ट मतलब ये जो ऊपर आपने डाइजोनियम सॉल्ट देखा था ना, उसी के रिएक्शन। एक्चुअल में ये दो टाइप का रिएक्शन दिखाता है। पहला जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप है, ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप। डाइजो ग्रुप मतलब क्या, ये जो आप देख रहे हैं ये अराइल के ऊपर ये जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पे जो पॉजिटिव ग्रुप लगा है ये पूरा ग्रुप ही गायब हो जाता है। आया समझ में? ऐसे द डाइजोनियम ग्रुप इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन लेना ही है, क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ये देखिए यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ये है नाइट्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड एन और ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या चाहता है कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को लेके फुर हो जाए, ओके। सर ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेता? अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फिर इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एज अ रिजल्ट द अरीन डाइजोनियम सॉल्ट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब अरीन डाइजोनियम सॉल्ट कौन सा जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद अ वेराइटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, ओके। और जो हमें देखेंगे, और उन लोग क्या करते हैं, डाइजो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये देखिए अलग अलग टाइप के। तो सबसे पहले आता है सैंडमेयर्स रिएक्शन। मैं आपको बता दूं ये सैंडमेयर रिएक्शन है ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे होता है। किस पे होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो इसमें पूरे को आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मिलेगा। तो ये CuCl क्या है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। Cu जो है ना ये फ्री रेडिकल जनरेटर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो मेटल यूज होते हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे भी वो यही काम कर रहा है। तो ये देखिए अल्काइल क्लोराइड हो गया CuCl HCl, फिर CuCl के साथ HBr यूज करेंगे तो Br मिलेगा, और Cn यूज करेंगे KCN तो Cn मिल जाएगा। तो ये था सैंडमेयर रिएक्शन। फिर नेक्स्ट कौन सा आ जाता है? गैटरमैन रिएक्शन। ये भी फ्री रेडिकल, ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन FR सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया फ्री रेडिकल ही चलता है। यहाँ पे देखिए HCl पाउडर लिया है तो ArCl आ गया, कॉपर के साथ किसका लिया गया है? HBr, तो ये आ गया Br। हाँ समझ में? अब देखिए आइडोअरीन फॉर्मेशन, अब Ki ले लिया आपने तो आपको आइडोबेंजीन मिल गया। अब देखिए माइल्ड रिडक्शन, अब ये H3PO2 के साथ, अब ये फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं होती। देखिए अब यहाँ पे H3PO2 के साथ हुआ रिएक्शन और सिंपली ये बेंजीन मिल गया, और उसके साथ क्या निकला? N2, और ये क्या है? फॉस्फोरस एसिड। याद रखिएगा ये कौन सा है, सॉरी ये H3PO2 जो है ये फॉस्फोरस एसिड है और ये फॉस्फोरिक एसिड है, ओके। मतलब H3PO2 जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। यहाँ पे देखिए अल्कोहल, देखिए ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है लेकिन खुद किस में ऑक्सीडाइज हो गया? अल्डिहाइड में, देखा आपने। और यहाँ पे आपको वापस बेंजीन मिल गया, ठीक है। अब ये देखिए फिनॉल फॉर्मेशन, आप पानी से ट्रीट कर दीजिए, सिर्फ 283 केल्विन टेम्परेचर पे आपको फिनॉल मिल जाएगा, और ये तो बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो निकलना ही है। आया समझ में? जी हाँ। हम अगर सैंडमेयर के ऊपर रिएक्शन बनाते हैं फ्री रेडिकल उसके मैकेनिज्म के ऊपर, तो आपको वीडियो इसके लिंक में मिल जाएगी, तो आप उसे जाके देख सकते हैं और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड, ये HBF4 को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, ओके, फ्लोरोबोरिक एसिड। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं जिसमें हमने डाइजोनियम सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट करा दिया है? फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, और फिर हीट किया है, ओके, एक इंटरमीडिएट बनता है और फिर जब हीट किया है तो हमें मिल जाता है फ्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं
बाल्ज शीमैन रिएक्शन, आप याद रखिएगा, बाल्ज शीमैन रिएक्शन। ओके, तो मराठी वाला शीन आया SHIEMANN, और अगर आपने उसी को कॉपर के प्रेजेंस में NaNO2 से ट्रीट कर दिया तो आपको मिल जाएगा ArNO2, मतलब नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा साथ ही। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों में जो बाय प्रोडक्ट है वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। तो ये है एनिलीन, और एनिलीन का आपको रिएक्शन कराना है ताकि ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाए। तो यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन मार्क पे, क्वेश्चन मार्क पे सिंपल होगा NaNO2 प्लस HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मत भूलिएगा। और फिर इसको आपने HCl से ट्रीट कर दिया क्यूप्रस क्लोराइड मतलब CuCl के प्रेजेंस में, तो आपको तो सिंपली मिल जाने वाला है क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे देखिए H3PO2 से आप ट्रीट करोगे तो आपको सिंपली मिल जाएगा यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा बताइए, बेंजीन मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बेंजीन था ना, यही सेम रिएक्शन है। ठीक है, अब आगे देखिए, बड़ा ही जबरदस्त रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट का, जिसे हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। मतलब डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो रिएजेंट के साथ कंबाइन कर जाता है। ओके, किसके साथ कंबाइन कर जाता है, रिएजेंट के साथ। ओके, अब रिएजेंट के साथ क्यों कंबाइन हो जाता है, इसलिए कंबाइन हो जाता है कि जो रिएजेंट है ओके उसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मतलब डाइजोनियम सॉल्ट किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और जो रिएजेंट है वो किसकी तरह काम करता है, सॉरी, और जो सबस्ट्रेट आप रिएजेंट ही बोल दो चलो, तो वो सामने वाला किसकी तरह काम करता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब ये सब कुछ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे, अरीन डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद सर्टेन reactive aromatic compounds such as phenol और aromatic amines give azo compound। मतलब जनरली फिनॉल और अमीन के साथ ही होता है। मतलब जैसे आप ऐसे ले सकते हैं, ये फिनॉल हो गया, यहाँ पे OH, ओके, या फिर आप एनिलीन ले सकते हैं, या फिर सब्सटीट्यूटेड एनिलीन ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो रिएक्शन है ना, ये pH 7 to 10 के बीच में होता है। मतलब अगर आपको मैं सिंपल इन शॉर्ट बताऊं तो ये अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होता है। कौन से मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होता है। बेसिक, और बेसिक लेने के पीछे मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। फिनॉल एसिडिक होता है तो इसका H निकल जाता है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये O और ये इसका H निकल गया, तो O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज विथ अ लोन पेयर। ये अब ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये रिंग को पूरा एक्टिवेट करेगा, किस पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। आ समझ में, ऐसा सेम एनिलीन के साथ भी कुछ ऐसा होता है। एनिलीन का वो क्या करेगा, नाइट्रोजन का, ये तो खुद ही ऐसे बहुत ही अच्छा एक्टिवेटिंग होता है, तो इसमें इतने ज़्यादा बेसिक मीडियम की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ले लेते हो तो यहाँ पे ये जो H है ये चला जाएगा, यहाँ पे H चले जाएगा, तो H का इलेक्ट्रॉन ये बचा नाइट्रोजन पे आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, ये इसमें पार्टिसिपेट करेगा, किसमें, कॉन्जुगेशन में, और इसे भी बहुत ही ज़्यादा ऑर्थो और पैरा पे एक्टिवेट कर देगा। तो हमारा जो डाइजोनियम सॉल्ट है, जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूँ ऐसे, अगर आपने एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट लिया है जो कि स्टेबल होता है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये करेगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये, और पॉजिटिव चार्ज फिर किस पे आ जाता है, इस वाले नाइट्रोजन पे आ जाता है। तो फाइनली आपको मिल जाएगा कुछ ऐसे, N डबल बॉन्ड N और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज जाके बेंजीन की इस रिंग पे अटैक करेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड हो गई है। एक्टिवेटेड क्यों हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से एटम थे उनका हाइड्रोजन चला गया और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करने की वजह से जो रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। ये जो रिंग है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओके, इसीलिए जो डाइजोनियम ग्रुप है ये यहीं पे आता है। आ समझ में, ऐसा है। अब मैं आपको लगे हाथ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए अगर OH लगा हुआ है तो OH का दो इफेक्ट होता है। OH का दो इफेक्ट होता है, एक होता है -I और दूसरा होता है +R। तो -I इफेक्ट की वजह से, ये ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, इसीलिए इनकमिंग ग्रुप जो आएगा वो जनरली पैरा पे जाता है, क्योंकि रेजोनेंस का इफेक्ट तो दोनों पे सेम लगता है। रेजोनेंस का इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो हो चाहे पैरा हो, दोनों पे इक्वली लगता है।
लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये तो चौथा है। तो चौथा पे तो इंडक्टिव इफेक्ट दिखता नहीं है, इसीलिए जो डाइजोनियम कंपाउंड है, डाइजोनियम का जो सॉल्ट है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पैरा पोजीशन पे आएगा। आया आपको समझ में? इस तरह से होती है रिएक्शन। और क्यों, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी डाउट आता है कि सर जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिनॉल में H देने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और आपने बोला डाइजोनियम को आके इलेक्ट्रॉन लेना ही है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे देखिए N डबल बॉन्ड N और ये पॉजिटिव है, तो ये आके डायरेक्टली ऑक्सीजन से क्यों नहीं ले लेता? तो प्यारे दोस्तों वही बात है कि ऑक्सीजन जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और जब ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो फिर वो डोनेट कैसे करेगा? वो डोनेट कैसे करेगा? आ रहा है समझ में? मतलब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो ऑक्सीजन से ज़्यादा अच्छा डोनर जो होता है, जैसे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है विथ अ लोन पेयर और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है विथ अ लोन पेयर, तो कार्बन इज़ अ बेटर डोनर, कार्बन इज़ अ बेटर डोनर, तो इसीलिए वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे तो ऐसे जा सकता है या फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऐसे जा सकता है। आया आपको समझ में? तो चलिए देखते हैं। These have extended conjugated system of double bond in which two aromatic ring are joined through azo group N double bond N. This reaction is called azo coupling. मैंने सब कुछ बता दिया। Azo compound are highly colored and are used as a dye. और ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन ये विजिबल रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब और एक्साइट डी एक्साइट करवा सकते हैं। तो जो कलर है वो मेनली इस अजो ग्रुप की वजह से ही होता है, बिकॉज अजो ग्रुप के अंदर वो टेंडेंसी होती है कि ये विजिबल रेंज में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के डी एक्साइट करा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, विजिबल रेंज में लाइट का एब्जॉर्प्शन और एमिशन कर सकता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हियर द इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज डाइजोनियम सॉल्ट, जो कि मैंने आपको बताया यही डाइजोनियम सॉल्ट ये आप जो देख रहे हो ना, N डबल बॉन्ड N और ये पॉजिटिव। ओके, सब्स्टिट्यूशन यूजुअली अकर एट पैरा टू द रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ फिनॉल इन माइल्ड अल्कलाइन मीडियम टू गिव पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। क्या देता है? पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। तो देखिए यहाँ से ये हट जाएगा और यहीं पे अटैचमेंट हो जाएगा। आया समझ में? ऐसे है, ये देखिए आपको मिल गया पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, क्योंकि ये पोजीशन के हिसाब से ये पैरा है, ओके, और ये हाइड्रोक्सी है और ये पूरा अजोबेंजीन है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन होता है। आपने कुछ अगर पहले की वीडियो देखी हो तो इसके पहले वाली जस्ट वीडियो में मैंने डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल से कराया था इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ओके, बेसिक मीडियम लेने का पर्पज़ यही था कि बीटा नेफ्थॉल में ये जो बीटा नेफ्थॉल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे ये खैर बेंजीन रिंग है, थोड़ा सा गोला गलत बन गया है, उसे सही कर देता हूँ मैं। तो ये देखिए ये ऐसे, तो बीटा नेफ्थॉल में OH इधर आएगा। आया समझ में? तो बेसिक मीडियम की वजह से ये H निकल जाता है, बेसिक मीडियम की वजह से ये H क्या हो जाता है? निकल जाता है, और फिर ये एक्टिवेट हो जाता है। आया समझ में? रिंग को क्या कर देता है? एक्टिवेट। तो बेसिक मीडियम लेने का पर्पज़ यही है कि वो फेवर करता है कपलिंग रिएक्शन को, कपलिंग रिएक्शन को, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में बढ़ाने की मदद करता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एनिलीन इन माइल्ड अल्कलाइन मीडियम टू गिव पैरा अमाइनो अजोबेंजीन येलो कलर डाई। तो ये देखिए डाइजोनियम क्लोराइड हो गया और ये एनिलीन था, जैसे फिनॉल था ना वैसे एनिलीन, तो ये बना गया पैरा अमीनो अजोबेंजीन। आया समझ में? देखिए कितना फैंटास्टिक रिएक्शन है। द एसिड बेस इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, देखिए आप लेबोरेटरी में यूज करते होंगे, आपने सुना होगा मिथाइल ऑरेंज, वो भी इसी का एक प्रोडक्ट है। ओके, जी हाँ, ये भी उसी का एक प्रोडक्ट है। ऐसे रिएक्शन हुआ, ये देखिए। ठीक है, आगे देखिए। अब हमको अमीन का एक और टेस्ट देखना है जिसे हम कहते हैं हिंजबर्ग टेस्ट, या फिर उसे आप कह सकते हैं अरीन सल्फोनिल क्लोराइड, या फिर हिंजबर्ग रिएजेंट टेस्ट आप कह सकते हैं। ये हिंजबर्ग रिएजेंट है C6H5SO2Cl। इसका स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है,
अब इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बताऊंगा कि ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन भी खींच रहा है, ये ऑक्सीजन भी खींच रहा है और क्लोरीन भी खींच रहा है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा सा अलग से लिख के बताता हूँ। तो ये देखिए, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। तो अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे जो सल्फर है उसके इन इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन खींच रहा है, ओके, और इन इलेक्ट्रॉन्स को भी कौन खींच रहा है, ये ऑक्सीजन खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन खींच रहा है, राइट, ओके, ऐसे। तो ये सल्फर के ऊपर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आप क्या ले सकते हैं, अमीन। तो चलिए पहले 1 डिग्री अमीन ले लेता हूँ। तो 1 डिग्री अमीन पे देखिए क्या है, ये R का प्लस आय है, ओके। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, बॉन्ड बनने का माहौल बन गया। अब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना एक बॉन्ड टूटेगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। अब जरा देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया कुछ ऐसे, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नीचे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे ये NH, और यहाँ पे ये H और ये R, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना जो है वो लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन जो है, जिसे मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ, वो दे दिया है किसको, कार्बन को, और सॉरी सल्फर को। ये देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, जी हाँ, ये चाहेगा कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए। अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रख सकता, ये इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि कार्बन जो है ना वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कार्बन एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, वो जल्दी निकलता नहीं है, जबकि प्रोटॉन है ना वो इजीली निकल जाता है। तो देखिए यहाँ से निकलेगा H+, और ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज की वजह से अब 3 लोन पेयर है, तो इनका आपस में रिपल्शन होगा, और सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अभी भी ये सारे खींच रहे हैं, तो ये लोन पेयर आ जाएगी नीचे, और यहाँ से निकल जाएगा क्लोरीन, और फाइनली यहाँ से निकलेगा -HCl, और आपको मिल जाएगा कुछ ये फाइनल प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे ये S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NHR। अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये नाइट्रोजन में ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, मैं उसे वापस बना के दिखाता हूँ। ये नाइट्रोजन है और इसमें ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, एसिडिक। तो अगर आप इसे किसी बेस से रिएक्ट करेंगे तो बेस इससे रिएक्ट कर लेगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ये बेस सोल्यूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस सोल्यूबल। किसको, इसी को लिख देता हूँ कि ये क्या हो जाएगा, बेस सोल्यूबल। मतलब सिंपल, आपने 1 डिग्री अमीन लिया, हिंसबर्ग रिएजेंट लिया और उसको रिएक्ट करा दिया, और फिर उसमें बेस डाल दिया। क्या डाल दिया, बेस। तो आप देखते हो कि वो जो कंपाउंड है वो सॉल्यूबल है, और अगर वो सॉल्यूबल है तो वो क्या बन गया मेरे भाई, वो बन गया, मतलब अगर वो सॉल्यूबल है तो वो क्या है, वो 1 डिग्री अमीन है। एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। आया समझ में, जी हाँ। तो देखिए यहीं पे लिखा है, इथाइल अमीन प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टू फॉर्म एन इथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। ये देखिए ये सल्फोनिल अमाइड ग्रुप है, ये देखिए इन लोगों ने इथाइल ग्रुप लेके रिएक्ट करा है। क्या सेकेंडरी अमीन ये टेस्ट नहीं दे सकते, सेकेंडरी अमीन भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो बेस में इनसॉल्युबल होते हैं। अब देखिए बेस में इनसॉल्युबल क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट आएगा, और उसको आप किससे रिएक्ट कराएंगे, सेकेंडरी अमीन। तो मतलब मान लीजिए ये R है, ये N है, ये R डैश है, और यहाँ पे H है। तो जब ये नाइट्रोजन सल्फर के ऊपर अटैक करेगा, वो क्यों करेगा वो सब बता चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसमें से ही HCl निकल जाएगा, और HCl निकल जाने के बाद फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, यही कुछ मिलेगा ना, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, N, यहाँ पे R, और ये R डैश। क्या इसके पास अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फिर अगर आपने KOH डाल दिया तो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। तो आप कह सकते हैं कि हिंसबर्ग डालने के बाद, मतलब अमीन ले लो उसके अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दो, और फिर देखो बेस डाल के, अगर बेस में सॉल्युबल है तब तो 1 डिग्री अमीन है, और अगर इनसॉल्युबल है तो वो 2 डिग्री अमीन है। सर 3 डिग्री का क्या सर, तो 3 डिग्री तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड OCl प्लस यहाँ पे R N, R डैश, R डबल डैश। देख रहे हो कितना स्टेरिकली हिंडर्ड है,
ये यहाँ तक अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। तो हम बोलते हैं कि ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। तो क्या देखा आपने हिंसबर्ग रिएजेंट में, हिंसबर्ग टेस्ट में क्या देखा कि 1 डिग्री अमीन होगा, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, फिर बेस डालने के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर 2 डिग्री अमीन है तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन वो बेस में इनसोल्यूबल होगा। और 3 डिग्री अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा मेरे भाई, एकदम सही बोल रहे हो सर। तो ये था हमारा टेस्ट विथ अमीन। बाकी जो प्रोडक्ट है वो तो आप देख ही रहे हो। यहाँ पे क्या बन जाएगा NN डाई इथाइल, क्योंकि देखो ये N को इथाइल अटैच है, एक और इथाइल अटैच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा NN डाई इथाइल। ये बेंजीन रिंग और इसको क्या बोलते हैं सल्फोनामाइड। ओके, तो ये देखिए NN डाईमिथाइल अमाइड डज नॉट कंटेन एनी एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसीलिए वो डिजॉल्व नहीं होगा किसमें बेस में। तो देखिए यहाँ पे आगे, डू टर्शरी अमाइन हैव हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, नो नॉट एट ऑल, क्योंकि टर्शरी नाइट्रोजन में सारे अल्काइल ग्रुप ही होते हैं, या फिर टर्शरी अमीन में। वाई डू टर्शरी अमीन नॉट रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बिकॉज पहला तो आप ऐसे बोल सकते हो कि टर्शरी अमीन इज हैविंग बल्की साइज विच कैन नॉट अप्रोच टू सल्फर, और या फिर दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो कि आफ्टर रिएक्टिंग विद सल्फर नाइट्रोजन इज नॉट हैविंग एनी हाइड्रोजन टू रिलीज, ऐसे बोल सकते हो। ओके, आगे देखिए क्या बोला गया है, यूज योर ब्रेन पावर। ओह माय गॉड, सादा ही ब्रेन पावर यूज हो गया, किधर चला गया हम लोग, ये किधर चला गया, ओह ये ऊपर चला गया, नीचे जाना पड़ेगा, सॉरी बच्चे लोग। तो देखो इधर क्या बोला गया है, हमें अपने खोपड़े का पावर यूज करना है और इनके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। सर जवाब में हमें क्या मिलेगा, रिटर्न में आपको मिलेगी खुशी। वो किधर है सर, चलो देखो ध्यान दो पढ़ाई पे, यूज योर ब्रेन पावर, ब्रेन पावर का यूज करो। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइलमीन, डाइमिथाइलमीन एंड ट्राइमिथाइलमीन बाय हिंसबर्ग टेस्ट। सिंपल, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर KOH डाल देंगे, तो KOH डालने के बाद मिथाइलमीन क्या हो जाएगा सोल्यूबल, डाइमिथाइलमीन भी हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन KOH में क्या हो जाएगा इनसोल्यूबल। और ये ट्राइमिथाइल जो अमीन है, ओके, ट्राइमिथाइल जो अमीन है ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो इस तरह से तीनों को हम अलग कर देंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आज जो कुछ भी मैंने पढ़ा आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि जो भी लोग हेल्प लेना चाहते हैं या फिर फटाफट चीज़ों को सीख जाना चाहते हैं उनको मदद मिले। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा कहते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।